ठीक है, नेक्स्ट। द वेरिएबल्स द वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। जो वेरिएबल होता है बेटा उसको हम लोग फंक्शंस भी बोलते हैं। चलिए, तो वेरिएबल क्या है बेटा? आपका वेट भी एक वेरिएबल माना जाएगा, आपका आपका प्रेशर भी, आपका टेम्परेचर भी वेरिएबल माना जाएगा, और आपका वॉल्यूम भी वेरिएबल माना जाएगा। अब आप तो गैस है नहीं, इसीलिए प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो गैस होगा उसका प्रेशर भी उसका एक वेरिएबल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बलून का प्रेशर विल बी कॉल्ड वेरिएबल। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछेगा व्हाट आर स्टेट फंक्शन। वेरिएबल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट आर स्टेट फंक्शन। व्हाट आर स्टेट फंक्शन, ध्यान से समझेंगे। व्हाट आर स्टेट फंक्शन, बेटा एक बाल्टी पानी लिया आपने, उस बाल्टी को आप क्या किए, ऊपर ले गए। तो एक आदमी ने क्या किया, सीढ़ी से ले गया ऊपर छत पर, ठीक है, यहां से यहां ले आया। दूसरे ने क्या किया, थोड़ा होशियारी किया, वो इंक्लाइन से ले गया बाल्टी को ऊपर। ठीक है, एक आदमी बाल्टी यहां पर लाके रखा, दूसरा आदमी भी बाल्टी यहीं पे लाके रखा, बट इसने थोड़ा होशियारी की, इसने इंक्लाइन यूज किया। तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने, हाँ यहां फ्रिक्शन था बेटा, यहां फ्रिक्शन था। तीसरे ने क्या किया, उसने फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन यूज किया। क्या यूज किया, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। तो इस इंक्लाइन का म्यू 0 है। आप मुझे बताएंगे, तीन दोस्त ने ये अलग अलग काम किया, इनमें से किस बाल्टी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और किस बाल्टी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? सर सबका सेम है। सबका सेम है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों सेम है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द ऑब्जेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द हाइट। दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो सेम। जमीन से ऊपर गया, तीनों का हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी सेम आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ सेम हो गया। नाउ अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर वर्क डन की बात करेंगे तो सबसे कम काम किस केस में हुआ होगा? आर वर्क डन टू टेक दिस बीकर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? अब तक तो मालूम होना चाहिए बेटा, वर्क एनर्जी पावर हो गया है। अरे जो इंक्लाइन फ्रिक्शन लेस है उसको तो कोई काम ही नहीं करना, मतलब कम काम करना पड़ा ना बेटा। आज जो फ्रिक्शन से ले गया बेटा उसको तो फ्रिक्शन लगा ना। पोटेंशियल एनर्जी सेम है बट दिस विल रिक्वायर मोर वर्क। दिस वन, विच वन, द फ्रिक्शन वन, बिकॉज यहां फ्रिक्शन आ गया है। यहाँ पे वर्क डन किसके लिए करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी चेंज
प्लस फ्रिक्शनल वर्क डन या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन है ही नहीं। तो बेटा वर्क डन क्या है? वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ दिस हैज बीन टेकन, बट दिस इज इंडिपेंडेंट अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, इंडिपेंडेंट अपॉन हाउ द चेंज हैज बीन ब्रॉट। तो दोज फंक्शन of a system which are independent of the path which have been followed is known as state functions। तो लिखेंगे बेटा those functions of system whose value depend only on whose values only depend on the state of the system। मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब वो टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है। those value of system is depend upon only state of the system and not upon the path of the path followed by the system, and not dependent upon the path followed by the system is known as स्टेट फंक्शन। या आर होगा बेटा, अगर फंक्शंस कर देंगे तो आर लगा दीजिएगा, अदरवाइज इज लगा दीजिएगा। इज नोन एज स्टेट फंक्शंस। बेटा आपसे किसी ने पूछा बाल्टी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप पूछेंगे हाइट बताइए, मास बताइए। आप ये थोड़ी ना पूछेंगे रास्ता कैसे है जरा बताइए, तो कैसे लाए, लिफ्ट से लेकर आए तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा, या सीढ़ी से लाए। आप ये पूछिएगा कि किसी ने आपको बोला बाल्टी छत पे है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आ रहा होगा या कितना है पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई बेवकूफ ही होगा जब पूछेगा कि ये बताइए लिफ्ट से लेकर आया कि सीढ़ी से लेकर आया। क्या फर्क पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिफ्ट हो या सीढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। बट अगर आपसे वर्क डन पूछ लेगा बेटा, आपको बताना आपको रास्ता पता करना होगा। क्यों? फ्रिक्शन के रास्ते से आया होगा ज्यादा वर्क डन होगा, फ्रिक्शन लेस रास्ते से आया होगा कम वर्क डन होगा। क्लियर है बेटा? तो एग्जाम्पल लिखिए, हम लोग स्टेट फंक्शंस के एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। अभी एंथैल्पी आपको नहीं मालूम होगा, एंट्रोपी आपको नहीं मालूम होगा, डरना नहीं है, सब करेंगे। पाथ डिपेंडेंट मतलब हाउ दैट स्टेट हैज बीन अचीव, कहां से कैसे गया, वो होता है आपका पाथ डिपेंडेंट, रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा।
उसी का नाम है पाथ डिपेंडेंट, दैट विल बी नोन एज पाथ डिपेंडेंट। क्या रास्ता फॉलो किया है? तो दो ही क्वांटिटी है जो अपने को ध्यान रखना है, दैट इज वर्क एंड हीट। इसके अलावा कोई क्वांटिटी आपको दिखे उसको स्टेट फंक्शन में डाल सकते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वांटिटी आपको दिखे तो उसको स्टेट फंक्शन में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब आ रहा है बेटा हाँ यहाँ पे बेटा एक अच्छा यहाँ इंटरनल एनर्जी नहीं लिखा है ना, इंटरनल एनर्जी भी लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनल एनर्जी। बार बार पूछेगा, अरे इंटरनल एनर्जी स्टेट है कि पाथ है? आप बताएंगे स्टेट है, फिर से अगले साल पूछेगा कि स्टेट है कि पाथ है। याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन? because internal energy depends only upon temperature and temperature is a state function। चलिए आएंगे, देखते हैं उसको। सबसे पहला लिखते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी? ये लिखे डिफाइन इंटरनल एनर्जी, आप लोग का एग्जाम में आता है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? समझिए बात को। एक ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ फिल किया हुआ है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ फिल किया हुआ है। अचानक से बॉक्स एक्सप्लोड कर गया, अचानक से बॉक्स एक्सप्लोड कर गया, बम फट गया, धमाका हो गया। बॉक्स तो खड़ा था, बॉक्स तो मूव कर नहीं रहा था, तो बॉक्स का काइनेटिक एनर्जी जीरो। बॉक्स ग्राउंड पे रखा हुआ था, जमीन पे रखा हुआ था, तो मैं मान लूंगा कि रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बॉक्स फट कैसे गया? मतलब बॉक्स के पास एनर्जी कहां से आया? बॉक्स ने अचानक से एक्सप्लोजन किया, मतलब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो बॉक्स के पास एनर्जी कहां से आया? सिलेंडर, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो है वो सिलेंडर बर्स्ट कर जाता है। कैसे? रखा रखा बर्स्ट कर गया, एनर्जी कहां से आया? एलपीजी गैस अचानक से बाहर निकलता है, लाइटर आप लगाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, जलने लगता है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एलपीजी गैस के अंदर बेटा कहां से एनर्जी आया? पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बोल सकते, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है। मतलब हम लोग बोलते थे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। कैंडल जब जलता है तो बोलते हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। समझो बात को। एलपीजी गैस ले लेते हैं, तो एलपीजी गैस के अंदर बेटा आप लोग को बता चुके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। चलिए मान लेते खाली मीथेन है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो इसके पास बॉन्ड एनर्जी है। ये कार्बन जो है या मीथेन जो है ये खड़ा तो है ना, ये मूव कर रहा है, बहुत तेजी से मूव करता है, रैंडमली कोलाइड करता है। तो मीन्स इसके पास एक है बॉन्ड एनर्जी, दैट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मान लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलिए, केमिकल एनर्जी बोलिए, कुछ भी बोलिए। फिर ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या कर रहा होगा बेटा? वाइब्रेट भी करता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर रोटेट कर रहा होगा तो रोटेशनल एनर्जी, तो रोटेशनल एनर्जी। करना कुछ नहीं है। और क्या है बेटा? और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लिखना है, लिखते जाइएगा, थक जाइएगा। सम टोटल ऑफ जितना भी आप लिख सकते हैं ये वाला एनर्जी ना आर नोन एज इंटरनल एनर्जी। सम टोटल, सबको ऐड कर दीजिए, उसको बोलिए इंटरनल एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन देंगे? सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज which are present inside a system are known as internal energy. Sum total of all the energy which are present inside the system are known as is known as total internal energy। तो लिखेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। चलिए बढ़िया। सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी
प्रेजेंट की जगह हम लोग थोड़ा हाईफाई अंग्रेजी लिखेंगे, कंटेन्ड इन द सिस्टम। Sum total of all energy contained in the system is called internal energy. हो गया। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल है E और U दोनों चलता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस डॉट 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 डॉट। रट्टा मार के रखिएगा, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन एंड इतना ही लिखे, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। नेक्स्ट, in those system where no chemical reaction takes place, in those system where no chemical reactions take place, in those system where no chemical reaction takes place, internal energy is dependent only upon टेम्परेचर। मीन्स अगर रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिस्टम खाली ऐसे ही बैठा हुआ है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। अब होता है प्रोसेस। नाउ व्हाट इज प्रोसेस? Process is a change in which no chemical reaction takes place. कभी पूछेगा नहीं, बट टर्म यूज होता है, a change in which no chemical reaction takes place.
मतलब क्या, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एक बलून है, बलून फैल गया, प्रोसेस है। बलून छोटा हो गया, प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है ना, तब तक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसको प्रोसेस नहीं बोला, बंद कर देंगे। पानी गर्म हो गया, वेपर बन गया, प्रोसेस है। ठंडा हो गया, प्रोसेस है। बस पानी में रहना चाहिए, उसको अपना स्टेट चेंज करना अलाउड है। वो जो गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, समझो बात को। ध्यान से समझिएगा। ये बलून है, ध्यान से समझिएगा। बाहर 1 एटीएम प्रेशर है। कोई कुछ भी बोल दे, आप हमेशा मानिएगा कि बलून के बाहर 1 एटीएम है तो बलून के अंदर भी 1 एटीएम माना जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अगर बलून के अंदर 1 एटीएम से ज्यादा होगा तो बलून एक्सपैंड करेगा। और एक्सपैंड करके कब तक एक्सपैंड करेगा? जब तक वो 1 एटीएम नहीं हो जाता है। और कम हुआ तो बलून कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कब तक करेगा? जब तक वो 1 एटीएम नहीं हो जाता है। तो मीन्स बलून के अंदर 1 एटीएम होना है, बलून के बाहर 1 एटीएम होना है। फिजिक्स भूल जाइएगा तो ही 1 एटीएम होगा, ठीक है। फिजिक्स यहाँ पे याद नहीं रखना है, फिजिक्स भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है। तो अभी 1 एटीएम अंदर और 1 एटीएम बाहर। इसमें भी बेटा अंदर बाहर एक होगा। किसमें? इसमें। ये रहा आपका पिस्टन। ये फ्रीली मूविंग पिस्टन है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ नहीं है, यहाँ गैसियस पार्टिकल है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बलून नहीं है, पर बेटा बात तो वही है ना, ये फ्रीली मूविंग पिस्टन है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीली मूविंग मतलब अंदर ज्यादा होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, अंदर कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अगर बाहर है 1 एटीएम तो अंदर है 1 एटीएम। अब आप बताइए, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे प्रेशर आप चेंज नहीं कर सकते। प्रेशर हर बार सिस्टम का 1 एटीएम रहेगा। कैसे? आपने क्या किया, यहाँ पर एक मोमबत्ती लेकर आए और मोमबत्ती में आग लगा दिया। ये गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ सकता है। टेम्परेचर विल इंक्रीज बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? जैसे ही गर्म होगा थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर, फिर और गर्म हुआ और ऊपर, फिर और गर्म हुआ और ऊपर। ठंडा होगा तो क्या होगा? धीरे 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 नीचे आता जाएगा। तो यहां पे बेटा कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर का नाम है आइसोबारिक। आइसोबारिक। आइसोबार पता है बेटा, मुझे बताना नहीं है, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पढ़े थे ज्योग्राफी में। कोई नहीं पढ़ा था ज्योग्राफी में बेटा? यस सर। नो? यस? यस। हाँ यस। जो नहीं पढ़े होंगे बेटा वो क्लास में सो रहे थे, ठीक है। पढ़ाया जाता है, आइसोबार आपको पढ़ाया ही जाएगा, आइसोथर्म भी आपको पढ़ाया जाता है। चलिए, कांस्टेंट प्रेशर समझ में आया। A process in which pressure remains constant are known as isobaric process. लिख लीजिएगा जल्दी से। Process where pressure remains constant are known as isobaric process. ये अपना एक बॉक्स है, आयरन का बना हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है रिजिड बॉक्स, आयरन बॉक्स लिख लीजिए। अब आप एक काम कीजिए, इसके अंदर मोमबत्ती जला दीजिए। गरम होगा, गरम होगा तो हम लोग अभी अभी आए थे आइडियल गैस पढ़ के,
तो ये इसका अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया। क्या लगता है, बॉक्स एक्सपैंड करेगा कि वैसा ही रहेगा? जल्दी से बताएंगे। बॉक्स एक्सपैंड करेगा? अरे No, sir. नहीं करेगा। आयरन बॉक्स का अगर बाइंग करना भी है तो हल्का आप एकदम मान के चलिए कि नहीं करेगा, ठीक है। सॉलिड कभी एक्सपैंड नहीं करता हीट होने से। तो लिखेंगे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट। कुछ भी कर लीजिए, ये रिजिड बॉक्स एक्सपैंड नहीं करेगा। मतलब गैस का वॉल्यूम बेटा अभी जितना है गर्म होने के बाद भी उतना रहेगा। दिस इज नोन एज isocoric process. This is known as isocoric process. This is known as isocoric process. This is called isocoric process. So what are isocoric? Process where volume remains constant. नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल। अब बेटा ये कैसे होगा ये नहीं सोचना है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मैं बता सकता हूँ कि आइसोथर्मल है आपका, ठीक है। बस आप मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन में बोल देगा आइसोथर्मल है, तो आपको लिख देना है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। हो गया। फिर आएगा आपका एक एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ व्हाट आर एडियाबेटिक प्रोसेस? ध्यान से समझिएगा। याद है थर्मस, थर्मस कैसरोल रोटी रखते हैं। मान लेते हैं आपका जो कैसरोल है ना वो करोड़ों रुपया का है। करोड़ों रुपए का मतलब वो रोटी अगर आप गर्म आज रखेंगे ना 10 साल बाद भी आपको गर्म मिलेगा। और आइसक्रीम आज ठंडा रखेंगे ना तो 10 साल बाद भी आइसक्रीम ठंडा मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ना ही हीट अंदर गया ना ही हीट बाहर गया। तो प्रोसेस वेयर heat is neither absorbed nor released is known as adiabatic process. The process where heat is neither absorbed nor released. Process where heat is neither absorbed nor released is called adiabatic process. adiabatic process फिर से बता रहे, neither heat is absorbed nor heat is released will be known as adiabatic process. हो गया बेटा? चलिए Yes, sir. अब चलिए, बहुत हो गया डेफिनेशन, अब थोड़ा काम की चीज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
लिख लिए बेटा? अच्छा, इससे पहले मुझे लगता है ना आप लोग को वर्क करा देता हूँ। चलिए छोड़िए, अभी इसको बाद में करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में करेंगे। ये अभी कर लेंगे तो आप लोग फिर अभी परेशान हो जाते हैं। चलिए इसको हटाइए, लिखेंगे वर्क। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वर्क। अब आप लोग तो वर्क तो पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर आप सोच रहे कि यहाँ क्या पढ़ेंगे। देखिए बेटा, यहाँ हम लोग ना वर्क किसी और चीज तरीके से पढ़ेंगे। देखो बात को समझो। ये रहा अपना सिलेंडर और ये रहा अपना एक पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन के साइड में गैप नहीं होता है, ये अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लेते यहां पर अपना गैस है। देखो हम लोग गैसियस सिस्टम में ही मोस्टली डील करेंगे। तो बेटा ये एक तरह सोचो कि अगर गैस एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पिस्टन जो है नीचे आएगा। यही तो होगा ना। इफ गैस विल एक्सपैंड द पिस्टन विल मूव अप एंड गैस इज कॉन्ट्रैक्ट पिस्टन विल मूव डाउन। अब ध्यान से सोचो, इस पिस्टन के ऊपर हम लोग वजन रख दिए 5 kg का, फिर गैस हम लोग फिल कर दिए, तो ये पिस्टन अभी यही है। लेट्स से समहाउ ये पिस्टन ऊपर चला गया। समहाउ कैसे गया वो बाद में सोचेंगे। सो इफ दिस पिस्टन मूव्स अपवर्ड, when this piston will move upward, when this gas will expand, how this gas will expand वो भूल जाइए, अभी उस पर फोकस नहीं करना है। अभी हम लोग ये बोल रहे हैं और आप मान जाइए कि गैस इज एक्सपैंडिंग, so this piston will move upward, as a result this mass will move upward, and we know if this mass moves vertically upward then work will be done। तो अब आपको समझ में आया, a gas which expand can do work। ये बस खाली समझना आपको। whenever a gas is expanding some work is done। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। चलिए लिखते हैं। तो when gas expands और कॉन्ट्रैक्ट, दोनों इंक्लूड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट, when gas expands or contract work is done। समझे, काम होता है जब भी गैस एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कैसे काम हुआ। अरे कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस 5 kg ने काम किया, और जब एक्सपैंड किया, समझो बात को, दो तरह से वर्क होता है बेटा। यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ ये, अगर एक्सपैंड किया ऊपर चला गया तो बोलेंगे गैस ने ब्रिक के ऊपर या ये 5 kg के ऊपर वर्क किया। अगर ये नीचे आ गया तो बोलेंगे ब्रिक ने या 5 kg ने गैस के ऊपर वर्क किया। बस उल्टा बोलेंगे बस। अगर गैस एक्सपैंड करेगा तो बोलेंगे गैस इज डूइंग वर्क अपॉन व्हाट, दिस वन, दैट इज ब्रिक और 5 kg। अगर उल्टा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोलेंगे इसने इसके ऊपर वर्क किया। अब जरा ध्यान से सोचो, सिस्टम कौन है, सराउंडिंग कौन है। गैस क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ब्रिक क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो बोलेंगे एक्सपैंड करने के समय गैस विल डू वर्क अपॉन ब्रिक, सिस्टम विल डू वर्क अपॉन सराउंडिंग। When gas expands, system does work upon surrounding।
इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन गैस कॉन्ट्रैक्ट surrounding does work upon system. When gas contract surrounding does work upon system. लिख लिए? मैंने लिखूंगा, आप खुद से लिखिए। यहाँ देख लीजिए, when gas contract system does work, surrounding does work upon system. चलिए नेक्स्ट। What is W? W is work done. Simple सा। Question is W is work done by system या W is work done upon system? हम लोग को पता है दो तरह के वर्क हो गए, एक वर्क हो गया बाय सिस्टम और एक वर्क हो गया अपॉन सिस्टम। क्वेश्चन इज व्हाट इज W? ध्यान से सुनिएगा। W बेटा इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने मुझे नहीं पता, बट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ध्यान से सुनिएगा। W इज वर्क डन बाय सिस्टम, ये भी होता है, और W इज वर्क डन अपॉन सिस्टम, ये भी होता है। अब दोनों कैसे हो सकते हैं? अरे सब्जेक्ट अलग होने से दोनों अलग हो जाते। मीन्स ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने बोला वर्क डन और वो केमिस्ट्री के स्कूल में खड़ा है, केमिस्ट्री लैब में खड़ा है, केमिस्ट्री पीरियड में खड़ा है, मान लेते कुछ नहीं बेटा, केमिस्ट्री पीरियड में आपसे पूछा W का मीनिंग बताइए, आप बोलेंगे वर्क डन अपॉन सिस्टम। और वही टीचर आपसे अगर फिजिक्स पीरियड में आके पूछ लेंगे कि W का मीनिंग बताइए, तो आपको बताना होगा वर्क डन बाय सिस्टम। फिजिक्स के किताब में W जो लिखा रहेगा, फिजिक्स के बुक में W जो लिखा रहेगा, उसका मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम। और वही W अगर केमिस्ट्री में हो जाए तो वर्क डन अपॉन सिस्टम चालू हो जाएगा। तो W का फॉर्मूला पता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फिजिक्स में, और W इज इक्वल टू माइनस PdV केमिस्ट्री में। अब ये कैसे? दोनों तो एक ही चीज होना था बेटा। यहां W का मतलब है वर्क डन बाय सिस्टम। क्यों? ये फिजिक्स की बात हो रही है, और यहाँ W का मतलब है अपॉन सिस्टम। अब किसी और को, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये। चलिए प्रॉब्लम बेटा W में है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू 5 जूल, और ये लेट से फिजिक्स के बुक में लिखा, फिजिक्स क्लास में आप मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसने वर्क डन बाय सिस्टम किया 5 जूल। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं केमिस्ट्री में भी आपसे पूछ लूं ना वर्क डन बाय सिस्टम कितना है, तो आप 5 जूल ही बताएंगे। क्यों बेटा? मैंने बाय सिस्टम लगा दिया ना। W पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि W में बेटा बाय सिस्टम अपॉन सिस्टम चेंज होता है। Work done by system is 5 joule for physics, then if same thing is happening, work done by system is also 5 joule in chemistry. जब तक बाय सिस्टम बाय अपॉन सिस्टम लगाया हुआ है, डरना नहीं है, दोनों में मीनिंग एक है।
W में प्रॉब्लम चालू होता है बेटा, W में प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखेंगे वर्क डन या वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? देखो गैस एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग 4 प्रोसेस पढ़े थे। 4 प्रोसेस क्या था बेटा? आइसोबारिक, फिर था आइसोकोरिक, फिर था आइसोथर्मल और एक था एडियाबेटिक। चेंज क्यों नहीं हुआ? फ्रीज कर गया यहाँ पे। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ तो चले चेंज हो गया। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। 3 तरह के पढ़े प्रोसेस बेटा, 4 के पढ़े थे, 3 यहाँ देखेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। बेटा आइसोबारिक वर्क विल बी डिफरेंट, आइसोकोरिक विल बी डिफरेंट एंड आइसोथर्मल विल बी डिफरेंट। आइसोबारिक वर्क, अब देखिए यहाँ W लिखेंगे, केमिस्ट्री चल रहा है, -PdV लिखेंगे। यहाँ W लिखेंगे, दैट विल बी -PdV। यहाँ W लिखेंगे, दैट विल बी -PdV। फॉर्मूला एक ही है, बट वैल्यू अलग आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। आफ्टर इंटीग्रेशन we will get different value, after integration we will get different value, after integration we will get different value। देखिए तीनों में बेटा W एक ही, अच्छा यहाँ पे मेरा माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है, माइनस इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि यहाँ माइनस था, ये सब माइनस था, ठीक है, ऊपर अपना माइनस है। और ये सब जो बता रहे बेटा, ये सारा आपका मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में बताएंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता क्या है। आपको बेटा सिर्फ रिवर्सिबल के बारे में जानना था। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे ऊपर लिख लीजिए, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर लिखिए वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लेन करेंगे रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या, भी लिख लीजिए। W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V2 - V1। ये सारे फॉर्मूला है बेटा, आप ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। हो गया बेटा? चलिए अब आपको एक काम करना है। प्रूव दैट, वाला पेज दिखाइए ना एक बार।
Okay, sir. Prove that work done during reversible is equal to minus P into V2 minus V1 during isobaric process. During isobaric process. दोनों सिलेंडर का डायमीटर एक ही था, ठीक है, वो बड़ा बन गया बट दोनों एक ही था। बेटा आइसोबारिक है, मतलब यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ भी प्रेशर P है, सिर्फ यहाँ वॉल्यूम V1 होगा तो यहाँ वॉल्यूम V2 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टा भी बना सकते थे बेटा, उल्टा बनाएंगे बेटा, क्योंकि हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम कर रहे हैं ना। सॉरी बेटा, फिर से मिटाना होगा आप लोग को, उल्टा बनाइए, बाय सिस्टम में ज्यादा समझ में आएगा। उल्टा बनाने का मतलब है पहला वाला ऊपर बनेगा, दूसरा वाला नीचे बनेगा। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा बेटा। यहाँ पे ये नीचे क्यों आया, तो हम लोग ये मान ले यहाँ पे एक फोर्स लगा था, तो ये फोर्स बेटा इसको नीचे लेकर आया। कितना नीचे लेकर आया बेटा, ये डिस्टेंस लेकर आया नीचे। दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज x। So what is work done? W. W is work done by this force on this beaker. W will be work done by this force on this beaker. इसमें किसी को डाउट? ये यहां से फोर्स लगाया, क्या हो गया इसको, ये यहां से फोर्स लगाया और ये नीचे आ गया, ये फोर्स नीचे लगा और ये नीचे आ गया, तो दिस फोर्स इज डूइंग सम वर्क अपॉन सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस टोटल वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी टोटल वर्क। इसमें किसी को डाउट बेटा? फोर्स इनटू एक्स विल बी टोटल वर्क। किसी को डाउट इसमें? No, sir. फोर्स इनटू डिस्टेंस। ध्यान से सोचो, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी बेटा किधर हुआ है, डाउनवर्ड या अपवर्ड हुआ है बेटा? जल्दी से बताइए। फोर्स इज डाउनवर्ड, तो दोनों का बेटा इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली एफ इंटू एक्स कर दे या कुछ करना होगा इसके साथ? सिंपली एफ इंटू एक्स होगा। Yes, sir. ठीक, अब बेटा फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, आया ना? Yes, sir. एरिया इंटू एक्स कितना है बेटा? Volume. वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? V1 V2 बेटा।
the change बहुत from V1 to बहुत बढ़िया बेटा, डेल्टा V है ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर V1 माइनस V2। तो देखिए आपका W आया बेटा, जो बोले थे, W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं बेटा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखेंगे। किसी को डाउट इसमें बेटा? no sir. चलिए, सर पीछे वाला पेज दिखाइए। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है, अब इसको आप खुद से कीजिए। Prove that during isothermal expansion of ideal gas, W is equal to minus nRT ln V2 by V1. We know W is equal to minus integration PdV. आइडियल गैस है, प्रेशर को रिप्लेस कर दीजिएगा। क्यों प्रेशर को रिप्लेस करना है? प्रेशर चेंज करेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में प्रेशर चेंज करेगा। अब आप आइसोथर्मल में अगर प्रेशर चेंज करता है तो आप पी को कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा? नहीं कर सकते, पी और डीवी अलग अलग है ना। तो पी को क्या करेंगे? पी को हम लोग आइडियल गैस से रिप्लेस करेंगे, आइडियल गैस फॉर्मूला से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस। चलिए ट्राई कीजिए, सब कुछ तो बता दिए।
बना बेटा, बना नहीं। चलिए, फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस P is equal to nRT by V. Therefore, W is equal to minus nRT by V into dV. अब बेटा माइनस nRT कर दिए, n क्या, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रोसेस है ना, खाली एक्सपैंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, R कांस्टेंट, आइसोथर्मल T कांस्टेंट, तो क्या चला गया अंदर, कौन सा रह गया, माइनस nRT सब बाहर आया, dV बाई V। अब एक्सपेंशन हुआ होगा, तो एक्सपेंशन कहाँ से हुआ होगा, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 में हुआ होगा, तो लिमिट लगेगा v1 बाई v2। अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया था, कोई बताएगा बेटा, dx बाई एक्स का क्या बेटा, ln x, तो आपका आया माइनस nRT ln x v1 by v2. This is minus nRT ln v2 by v1. कुछ नहीं करना है बेटा, p को खाली रिप्लेस कर देते, काम बन जाता। झूठ मूठ का इतना आप लोग सोचे, बताइए। p को रिप्लेस करना था nRT by p से, v से, बस उसके बाद इंटीग्रेट मार दीजिए। आप सबसे आसान आइसोकोरिक का जीरो कैसे आया ये बताइए, आइसोकोरिक का जीरो कैसे आया ये बताइए। अरे सिंपल है, डीवी कितना होगा आइसोकोरिक में, तो कांस्टेंट। सिंस, बहुत बढ़िया, सिंस गैस नाइदर expands nor contract, since gas neither expands nor contract। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा यहीं तक रहेगा, वर्क हो गया है। कल थोड़ा आप लोग घर में जाके क्वेश्चन बनाइए इसका, फिर बाकी देखते हैं इसका, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत मैथमेटिकल चैप्टर है, बहुत फॉर्मूला है, बहुत मैथ्स है इसमें, करने को बहुत कम कुछ है इसमें, खाली फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है बेटा।